brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई के पास एक जगह है पनवेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद सभी ने नाम सुना हो। ये बेसिकली रायगढ़ जिले में पड़ती है ये जगह, और इसी पनवेल में एक मॉल है जिसका नाम है ओरियन मॉल। तो काफ़ी प्रोमिनेंट लैंडमार्क है ये। इस ओरियन मॉल के पीछे एक खंडहर नुमा गोदाम है, यानी एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज जिसका कभी इस्तेमाल होता था लेकिन अब वो यूज़ में नहीं है, तो जाहिर है वो काफ़ी डिलेपिलेटेड कंडीशन में है, यानी खंडहर बन गया है। इसी खंडहर नुमा गोदाम में 16 सितंबर को एक शख्स की लाश मिलती है। लाश क्या मिलती है, उस गोदाम के पास से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। तो क्यूरियस लोगों ने, जब काफ़ी परेशान हुए लोग, जिनको लग रहा था कि अरे अब मामला क्या है, तो किसी ने जाकर पता करने की कोशिश की तो देखा कि एक ह्यूमन बॉडी, एक इंसान की लाश वहाँ पड़ी हुई है। और जिस हालत में पड़ी थी उसे देखकर मामला सस्पिशियस भी लग रहा था कि शायद इस आदमी की हत्या की गई है, वरना ऐसे खंडहर नुमा सुनसान गोदाम में किसी की डेड बॉडी क्यों और कैसे पड़ी होगी। तो उस आदमी ने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और पनवेल की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। जो लाश थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन डेड बॉडी को देखकर ऐसा समझ में आता था कि मरने वाले की उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास की रही होगी। और उस आदमी की बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद जैसी की प्रक्रिया होती है, पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि ये पता चल सके कि इस बंदे की मौत हुई कैसे। अगर तो मामला वाकई कत्ल का था तो फिर पुलिस की तफ्तीश कत्ल के हिसाब से होती, और अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डेथ है, कहीं हार्ट फेल हो गया, कुछ हो गया, तो फिर जाहिर है पुलिस उसमें दूसरे तरीके से काम करती। तो इस मामले में भी बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, और पोस्टमार्टम में वही बात निकली जिस बात का डर था। ये मामला मर्डर का ही था। गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे, यानी गला घोटे जाने के निशान पुलिस को मिले, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले, और ये कंफर्म हो गया कि उस आदमी का मर्डर ही हुआ है। इससे पहले जब पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया था बहुत गौर से, और वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे पुलिस ने, तो पुलिस ने वहाँ एक कपड़े का टुकड़ा भी पड़ा हुआ देखा था। और अब जिस तरह से स्ट्रैंगुलेशन मार्क सामने आया, और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि स्ट्रैंगुलेशन मार्क इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई कपड़ा या रस्सी जैसी किसी चीज़ से गला घोंटा गया है, मतलब सिर्फ हाथों से स्ट्रैंगुलेट नहीं किया गया। तो अब पुलिस को ये लगने लगा कि हो सकता है कि मौके पर वो जो कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसी का इस्तेमाल करके इस आदमी की हत्या की गई है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआती तफ्तीश में सामने आ चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि ये मरने वाला आदमी कौन है, क्योंकि पनवेल पुलिस के पास हाल के दिनों में इस एज ग्रुप के किसी भी आदमी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। अब ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, इसकी पहचान क्या है, क्या करता है, जब तक ये नहीं पता चले तब तक उसके दोस्तों और दुश्मनों का भी पता नहीं चलना था। और जब दोस्त, दुश्मन, जानकार किसी का पता ही न चले तो फिर तफ्तीश आगे कैसे बढ़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, और अब पनवेल पुलिस को इसी चैलेंज का सामना करना था। तो पुलिस ने पनवेल के अलावा आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर इस एज ग्रुप के लोगों की गुमशुदगी के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन ऐसा कोई भी कंक्रीट क्लू या एविडेंस कह लें, जो कह लें, वो पुलिस को नहीं मिल पाया। और अब पुलिस सोच में पड़ गई कि इस मामले की जांच आगे कैसे बढ़ाएं। असल में सीन ऑफ क्राइम से पुलिस को इस मरने वाले आदमी का कोई भी आई कार्ड, कोई ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली थी जिससे उस आदमी की पहचान पता चल पाती। बस उस मरने वाले आदमी ने जो टी शर्ट पहन रखी थी, उस टी शर्ट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम प्रिंट था, और ये एक इकलौता क्लू इस मामले की तफ्तीश के लिए बन सकता था, साबित हो सकता था। तो पुलिस ने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता किया और वहाँ जाकर पूछताछ की, मरने वाले शख्स की तस्वीरें दिखाई। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी हैरान थे, क्योंकि ये उनके यहाँ पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट तो था नहीं। इस बात से कम एक चीज़ और क्लियर हो गई कि ये जो मरने वाला आदमी है, इसको किसी ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली वो टी शर्ट जो है वो कभी दी होगी पहनने के लिए, और वो उस टी शर्ट को पहना हुआ था, लेकिन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं था। तो एक बात तो क्लियर हो गई,
लेकिन इस बात के क्लियर होने के साथ ही ये भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई कि अगर इसका कनेक्शन उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ रहा है तो इस बंदे की पहचान आखिर पता करें तो कैसे करें। कहने का मतलब ये कि फिर से तफ्तीश वहीं पर आकर रुक गई जहां से शुरू हुई थी। अब पुलिस ने तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज के सहारे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि एग्जैक्टली जिस खंडहर नुमा गोदाम में ये डेड बॉडी पड़ी थी और जिस जगह पर पड़ी थी वहाँ पर फोकस्ड कोई कैमरा नहीं था, सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हाँ, उस गोदाम की तरफ आने जाने वाले जितने रास्ते थे उन रास्तों में कहीं कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन पुलिस को ये भी नहीं पता था कि इस शख्स की मौत एग्जैक्टली कब हुई है, क्योंकि 16 सितंबर को तो डेड बॉडी रिकवर हुई थी और जिस तरह से वो बॉडी ख़राब हो गई थी उससे लग रहा था कि शायद मौत 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले हुई हो, तो एग्जैक्ट डेट का भी पता नहीं था। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड नहीं था। लेकिन पुलिस को मामले को सुलझाना तो था ही, पुलिस यूं ही कोई क्लू नहीं है बोलकर बैठ भी नहीं सकती थी। तो पुलिस ने यह तय किया कि बेशक दूर में ही जो कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग रास्तों पर, उन रास्तों पर लगे कैमरों को पुलिस एग्जामिन करेगी और ये पता करेगी कि यह आदमी उस जगह पर कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या कोई उसे लेकर आया, क्या किसी संदिग्ध गाड़ी में उसे किडनैप किया गया, ये सारी चीज़ें पुलिस पता करेगी, ऐसा पुलिस ने तय किया। और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के लिए, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के लिए अलग से टीम बना दी। अब पुलिस की इन टीमों ने उस गोदाम की तरफ जाने वाले तकरीबन 6 रास्ते पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, 20 सीसीटीवी कैमरे, उनके फुटेज की स्कैनिंग करने का फैसला किया और पुलिस ने यह भी तय किया कि वो कम से कम 6 दिन का सीसीटीवी फुटेज जो है वो स्कैन करेगी। मरने वाले शख्स की मौत एग्जैक्टली कब हुई ये तो खैर पता नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कुछ हिंट ज़रूर दे दिया था जिसमें बताया था कि 3 से 4 दिन पहले शायद इस आदमी की हत्या की गई होगी। एग्जैक्ट टाइम बताना संभव नहीं था। तो ऐसे में पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं 6 दिन की फुटेज एग्जामिन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इन 6 दिनों के दरमियान ये आदमी कब उस गोदाम तक पहुंचा था। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की और अलग अलग टीमों ने घंटों एक्सटेंसिव तरीके से एक एक फुटेज, एक एक फ्रेम देखना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी भी मिली। और जैसा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यानी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया था, बात भी वैसे ही निकली। 13 तारीख को, यानी 16 को ये बॉडी मिली थी, उससे 3 दिन पहले 13 तारीख को ये आदमी एक दूसरे आदमी के साथ उस सुनसान गोदाम की तरफ जाता हुआ दिखा। एग्जैक्टली उस जगह पर तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कैमरा फोकस्ड नहीं था, लेकिन उस रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। अब पुलिस ये कंफर्म हो गई कि ये घटना जो है वो 13 तारीख को ही हुई होगी, क्योंकि 13 तारीख को ही 2 लोग उधर गए थे। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जब और गहराई से देखा तो ये भी देखा कि गए तो 2 लोग थे, लेकिन वापस जो है एक ही आदमी आ रहा था। तो ये बात और क्लियर हो गई कि 13 की ही ये घटना है और कातिल जो है वो कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, बल्कि एक और आदमी था जिसने ये हत्या की है। लेकिन वो आदमी कौन है, उसकी पहचान कैसे हो, अब ये एक नई चुनौती पुलिस के सामने खड़ी हो गई। लेकिन पुलिस एक कदम इस मामले की तफ्तीश में आगे ज़रूर बढ़ चुकी थी, क्योंकि कातिल की तस्वीरें पुलिस को मिल चुकी थी, संदिग्ध कातिल की तस्वीरें। और ये जो संदिग्ध कातिल था, इसका एज ग्रुप भी मरने वाले आदमी के एज ग्रुप से मिलता जुलता था, यानी यही 25 से 30 साल की उम्र का ये भी लड़का था। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के अलग अलग ग्रैब्स जो है वो कलेक्ट किए, कुछ वीडियो फुटेज शॉट बनाए और व्हाट्सएप के ज़रिए उसे सर्कुलेट किया और आसपास के लोगों से बातचीत की। आसपास के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वो तस्वीरें संदिग्ध कातिल की दी गई, दिखाई गई और उस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की गई। पुलिस की ये कोशिश रंग लाई और आखिरकार पुलिस को एक आदमी मिला जो कोलीवाला पनवेल का ही रहने वाला था और उस आदमी का नाम है धीरज राजू वर्मा। धीरज राजू वर्मा की उम्र 27 साल है, यानी 27 साल का ये एक नौजवान है और वो कोलीवाला का रहने वाला है। जब पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये धीरज राजू ही है जो इस आदमी के साथ मौका वारदात की ओर जाता हुआ और वहाँ से अकेला वापस आता हुआ दिखा, तो पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश डाली और धीरज को गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक से धीरज मिल भी गया, यानी उसे पूरा यकीन था कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देकर भाग निकला है, अकेला है, कभी नहीं पकड़ा जाएगा, जैसा कि हर क्रिमिनल सोचता है। और उसे भी यकीन था, इसलिए वो घर में ही था, कहीं भागने की भी उसने कोशिश नहीं की और पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि
धीरज ने इस लड़के की हत्या क्यों की, कैसे की और क्या दुश्मनी थी, तो इसका जवाब पुलिस को तफ्तीश में मिला। जब धीरज से पूछताछ हुई तो उसने एक हैरान करने वाली कहानी सुनाई। हैरान करने वाली कहानी क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कहानी सुनिए। कहानी ये थी कि धीरज जो है 13 तारीख को एक शराब के ठेके पर एक बार में जाकर ड्रिंक कर रहा था, शराब पी रहा था। और ये जो विक्टिम है, जिस आदमी की या जिस लड़के की हत्या हुई थी, ये भी वहाँ पर शराब पीने के लिए आया था। 13 तारीख से पहले विक्टिम और एक्यूज्ड यानी कातिल और मकतूल की आपस में कोई जान पहचान नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन शराब में भी गज़ब की ताकत होती है। शराब ने इन दोनों को इंस्टेंटली फ्रेंड्स बना दिया, यानी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी और दोनों को लगा कि ठीक है यार, ये मेरा बूजिंग पार्टनर हो जाएगा, मतलब आपस में पीने पिलाने की महफिलें चलेंगी, दोस्ती हो गई। तो इन दोनों में उसी वक्त दोस्ती हो गई। पीते पीते इनको ख्याल आया कि यार शाम भी हो गई है, क्यों नहीं कहीं चल के डिनर किया जाए। तो धीरज राजू ने इस लड़के को जिसकी हत्या हुई थी उसे ये ऑफ़र दिया कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के खाते हैं। तो इस लड़के ने कहा कि हाँ हाँ चलो, क्या दिक्कत है, चलते हैं। लेकिन धीरज ने कहा कि देखो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, कुछ पैसे कम पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम कुछ पूल कर दो, तुम कुछ पैसे और दे दो तो दोनों मिलकर साथ में खाना खा लेंगे। तो वो जिस लड़के की हत्या हुई उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, ऐसी क्या बात है, चलो साथ में चलते हैं। उसके बाद दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में गए। 13 तारीख की ही बात है ये, और इन्होंने वहाँ डिनर किया साथ में। डिनर करने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो वो जो आदमी था जिसकी हत्या हुई उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने अपनी जेबें टटोली और जेबें टटोलने के बाद उसने कहा कि यार मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मुझे तो लग रहा था कि पैसे हैं, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो एक तरह से देखा जाए तो उस आदमी ने पलटी मार दी, बिल नहीं चुकाया। अब धीरज के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो रेस्टोरेंट में दे पाता, खाना तो दोनों ने जमकर खा लिया था। रेस्टोरेंट मालिक को जब उन्होंने अपने वजूहात बताए, कहा कि भाई पैसा हमारे पास और है नहीं, इतने ही हैं, तो रेस्टोरेंट मालिक भी चिढ़ गया। एक तो शराब पिए हुआ है, ऊपर से जमकर खाना खा चुका और अब बोल रहा है पैसे नहीं है। कोई भी दुकानदार या रेस्टोरेंट मालिक होता तो वो नाराज़ ही हो जाता, क्योंकि आधी नाराज़गी तो इसी बात से लोगों की बढ़ जाती है कि शराब के नशे में है, शराब पीने के पैसे और खाना खाने के पैसे नहीं है। ये अपने आप में गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह है, आपको पता है। तो वही हुआ, रेस्टोरेंट मालिक ने इन दोनों को खूब जलील किया, खूब बेइज्जत किया, पता नहीं कुछ धक्का मुक्की भी की शायद, और दोनों बड़े बेआबरू होकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। लेकिन इसके बाद धीरज के मन में अपने नए साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए बड़ी खुंदक जो है वो घर कर गई। उसे लगा कि इतनी घनघोर बेइज्जती जो है इसकी वजह से हुई। अगर इसने ये नहीं कहा होता कि मैं रेस्टोरेंट का बिल आधा चुका दूंगा तो हम रेस्टोरेंट में जाकर इस तरह से खाना खाते ही नहीं। खाना खाने के बाद जितनी बेइज्जती हुई, सारा नशा उतर गया, क्या फ़ायदा हुआ। तो उसको ये पूरा घटनाक्रम जो है वो बहुत साल रहा था, बहुत परेशान कर रहा था धीरज को। लेकिन उसने उस वक्त तुरंत जो है रिएक्ट नहीं किया और फिर दोनों ने तय किया कि अब वो अपने अपने घर जाएं, आराम करें। लेकिन घर जाने से पहले उन्होंने वो जो पनवेल के ओरियन मॉल के पीछे वो जो एक खंडहर नुमा गोदाम है, वहाँ जाकर कुछ देर सुस्ताने और बैठने का फैसला किया। नई नई दोस्ती हुई थी, मुलाकात हुई थी, हालांकि धीरज तो अब चिढ़ गया था लेकिन फिर भी शराब के नशे में था। तो दोनों उस गोदाम तक पहुँचे और वहाँ वो बैठकर सुस्ताने लगे। बैठकर सुस्ताते हुए जो है रेस्टोरेंट वाली बात छिड़ गई। धीरज ने उससे पूछा कि भाई तुमने धोखा क्यों दिया, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब ये जो लड़का है उसने धीरज को पलट कर कोई बात कह दी कि भाई नहीं थे पैसे, नहीं दिया, ऐसी क्या बात हो गई, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हें थोड़ी बेइज्जत किया, रेस्टोरेंट वाले ने किया। तो कुछ इस तरह की बात हो गई, आर्गूमेंट हो गया। और इस आर्गूमेंट में गुस्से में आकर धीरज ने वहीं पास पड़े हुए एक कपड़े से अपने नए नए साथी 30 साल के इस लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी। और वो फंदा कसकर तब तक पकड़ा रहा जब तक कि उसका जिस्म ठंडा नहीं पड़ गया, बेजान नहीं हो गया। इतना गुस्सा धीरज को था। इसके बाद जब हत्या हो गई, धीरज को लगा कि कहानी ख़त्म है। फिर वो वहाँ से उठा और उठकर चुपचाप अपने घर चला गया।
उसे पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर यह हत्या हुई है वो जगह सुनसान है, वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और इस आदमी के पास जो भी बिलोंगिंग्स थे, चाहे वो जेब में पड़े कुछ रुपए पैसे हों या कोई कार्ड हो या मोबाइल फ़ोन हो, वो सारी चीज़ें ये धीरज जो है अपने साथ लेकर चला गया था। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके वो डिस्पोज ऑफ कर चुका था, और बाकी कोई निशान वहाँ उसने छोड़ा नहीं जिससे कि मरने वाले शख्स की पहचान पता हो पाती, और धीरज को पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन हर क्रिमिनल बेशक ऐसा सोचता हो, जब तफ्तीश होती है तो पुलिस की जांच में आम तौर पर, एक्सेप्शन की बात अलग है, कोई भी सच छुपा हुआ नहीं रह पाता। और आज के ज़माने में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है और टेक्निकली हम इतने साउंड हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर तमाम लोकेशंस, हर डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसे कहते हैं वो मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई आदमी गुनाह करे, जुर्म करे और बच जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। तो इस मामले में भी यही हुआ। पनवेल पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस को मेहनत ज़रूर करनी पड़ी, ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इस केस को सुलझा लिया और धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो कहानी सुनाई कत्ल की, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली थी। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि हम लोगों ने कॉमेडी शोज़ में या एक दूसरे को जोक करते हुए ये देखा सुना है कि भाई खाना खाने के बाद अगर पैसे ना हो तो रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पड़ते हैं। तो ये तो हंसने वाली बात होती है, क्योंकि बर्तन कौन धोता है, और शायद ही कभी ऐसा किसी के साथ होता हो। लेकिन यहाँ बर्तन धोना तो दूर की बात, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब पैसे नहीं हो और इस वजह से किसी का कत्ल हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत अजीब और चौंकाने वाली बात है। वो इसलिए कि इसे इंग्लिश में कहते हैं ना, पिटी इशू, एक मामूली बात, जिस बात पर हत्या जैसी जघन्यतम घटना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो घटना भी हो गई। तो इसीलिए इस बात, ये जो कहानी है वो मुझे हैरान करने वाली लगी, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। लेकिन साइन ऑफ करने से पहले और जाने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं और जिस तरह से मुझे रिसीव किया है और कहा है कि मेरी वापसी हुई, इससे आप लोग बहुत खुश हैं, और ऑब्वियसली जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों ने दिखाया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बीच में क्यों नहीं आ रहा था, इसके पीछे क्या वजह है, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। हमेशा सब कुछ ऑन कैमरा बताना संभव नहीं होता। कई बार मन करता है, जी करता है कि आप सारे लोग जो मेरा ये शो देखते हैं या इस शो पे रेगुलरली कमेंट करते हैं, उन लोगों से कभी 1-to-1 मिलूं तो खुलकर दिल की बातें करूं, लेकिन वो शायद मुझे नहीं लगता संभव हो पाएगा कभी। लेकिन चलिए, जिन भी लोगों से कभी आमने सामने मुलाकात होगी उनसे कभी हाले दिल खोल कर बताऊँगा। तो फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी या किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।